वाराणसी में गोपाल चंद्र जी के घर एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा ने जन्म लिया जो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक बना, आधुनिक हिंदी नाटक का पितामह बना, जो साहित्य के नभ में एक उज्जवल सितारे के रूप में चमका। ये और कोई नहीं, हम सबके प्रिय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। आपका मूल नाम हरिश्चंद्र था, बाद में आपको भारतेंदु की उपाधि प्रदान की गई। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री जी पधार चुके हैं। मैं अकादमी के निदेशक और अकादमी के माननीय अध्यक्ष रविशंकर खरे जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी और माननीय अध्यक्ष श्री रविशंकर खरे जी। अरे यार कौन है? अरे पीछे हो जाओ। सब बर्बाद किए दे रहे बर्बाद कर दिए। हो जाओ।
होके आओ तो भैया यहाँ से हट जाओ, इधर भी अब हट के करेंगे। मैं भारतीय नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित आज के इस भावांजलि कार्यक्रम में मैं पुनः आप सभी पधारे हुए अतिथियों का स्वागत करता हूं और अकादमी के अध्यक्ष माननीय रविशंकर खरे जी से अनुरोध करता हूं कि अपना उद्बोधन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी और हमारे निदेशक शिशिर जी, परिवार से आए हुए श्री जितेश चौधरी जी एवं हमारे सहयोगी निदेशक गुप्ता जी एवं सभागार में बैठे हुए सभी विद्वतजन, हम आपका बहुत दिल से स्वागत करते हैं। संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित स्वायत्तशासी संस्था भारतीय नाट्य अकेडमी के परिसर में भारतेंद्र हरिश्चंद्र की 169वीं जयंती के अवसर पर उनके कृतित्वों और योगदान को भावांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में भारतेंद्र जी ने देश की गरीबी, पराधीनता और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अमानवीय शोषण को ही अपने साहित्य की विषय वस्तु बनाया है और उन्होंने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करने का अद्वितीय योगदान किया है। हिंदी नाट्य जगत में भारतीय हरिश्चंद्र के अद्वितीय योगदान को चिरस्मरणीय बनाने के उद्देश्य से ही वर्ष 1975 में भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना स्वर्गीय अमृता नागर और पद्मश्री राज्य सारिया जी द्वारा की गई थी। भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना का उद्देश्य प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को नाट्य कला की समस्त शैलियों अवयवों से सुपरिचित एवं सुसज्जित करना तथा वे प्रदेश एवं देश में नाट्य को के क्रियाकलापों को नवीन आयाम दे सके। पिछले 45 वर्षों से भारतीय नाट्य अकादमी अपने शिक्षकों के माध्यम से यह कार्य सफलतापूर्वक करता रहा है और अकादमी के लिए यह गर्व का विषय है कि पिछले कई वर्षों से इस अकादमी में प्रवेश देश एवं विदेश के छात्रों द्वारा नाट्य प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। इस नाट्य संस्था के परिसर में देश के प्राचीन नाट्यविदों द्वारा भी नाट्य कला की विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ओजस्वी एवं सशक्त नाटककार थे जिनकी रचनाओं में प्रहसन और व्यंग का अद्भुत समावेश है। बंगला भाषा के नाटक विद्या सुंदर नामक नाटक के अनुवाद से ही भारतेंद्र हरिश्चंद्र की नाट्य प्रतिभा की भी शुरुआत मानी गई है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली हिंदी में नियमित नाट्य रचना कर हिंदी नाट्य साहित्य नाट्य अभिनय की विधा को समृद्धशाली बनाने में अद्वितीय योगदान किया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि भारतीय नाट्य अकादमी के संसाधन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली की भांति उत्तर प्रदेश शासन से प्रदान कराने की कृपा करें ताकि भारतीय नाट्य अकादमी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जा सके। आज भारतेंदु जयंती के अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम बताएं कि भारतेंदु जी को हिंदी के अलावा 6 भाषाओं पर पूर्ण अधिकार था, जिसमें मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू और संस्कृत। 15 साल की उम्र से ही वो साहित्यकारों की श्रेणी में आने लगे थे और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में अलग अलग विधा से पधारे हुए साहित्य मनीषी वरिष्ठ कर्मी उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी के निर्देशन में कुछ उत्कृष्ट मनीषियों का चयन किया गया और हम यहाँ इस मंच पर उन्हें माननीय मंत्री महोदय के कार्यक्रमों द्वारा पुरस्कृत भी करना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूँगा
वरिष्ठ रंगकर्मी डॉक्टर उर्मिल कुमार थपलियाल जी को वो मंच पर पधारें। रंगमंच तथा लेखन के क्षेत्र में आपके द्वारा दिए गए योगदान हेतु आपको सम्मानित करते हुए हम सब हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। उर्मिल कुमार थपलियाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दूसरे साहित्य मनीषी डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आपके द्वारा जीवन पर्यंत दिए गए योगदान हेतु अकादमी आपको सम्मानित करते हुए हर्ष का अनुभव कर रही है। डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित साहित्य मनीषी। प्रोफेसर राम मोहन पाठक मैं उनको सादर मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। हिंदी साहित्य और पत्रकारिता क्षेत्र में आप द्वारा दिए गए विशिष्ट योगदान हेतु अकादमी आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव करती है। प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी। सर ये हमारे उत्तर प्रदेश के साहित्य जगत के पत्रकारिता जगत के मनीषी हैं। दर्शकों श्रोताओं से अनुरोध है कि वो कम से कम अपना तालियों के द्वारा उत्साहवर्धन करते हैं। इसके उपरांत मैं डॉक्टर पद्मकांत शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, कृपया मंच पर पधारें। डॉक्टर पद्मकांत शर्मा जी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आपके द्वारा दिए गए योगदान हेतु अकादमी आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव करेगी। आप पधार रहे हैं हमारे बीच में डॉक्टर पद्मकांत शर्मा जी, एक जाना पहचाना नाम साहित्य के क्षेत्र में। सर इसके उपरांत मैं डॉक्टर सुधाकर अदीप जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, कृपया मंच पर पधारें। अवकाश प्राप्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी लेकिन हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए योगदान को हम लोग भुला नहीं पाएंगे। आपको अकादमी सम्मानित करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रही है। डॉक्टर सुधाकर अदीप। इसके उपरांत मैं डॉक्टर सदानंद गुप्त जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। डॉक्टर सदानंद गुप्त जी कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आपके द्वारा दिए गए विशिष्ट योगदान हेतु अकादमी आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रही है। डॉक्टर सदानंद गुप्त जी। इसके उपरांत श्री दीपेश चंद्र चौधरी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 5वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दीपेश चंद्र चौधरी मूल रूप से आज की इस जयंती के अवसर पर हम आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव कर रहे हैं। दीपेश चंद्र चौधरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 5वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके उपरांत मैं श्री चंद्रभूषण सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। चंद्रभूषण सिंह कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। अत्यंत युवा विशिष्ट नाट्य लेखन के रूप में दिए गए योगदान के लिए अकादमी आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रही है। श्री मनोज शर्मा कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। श्री मनोज शर्मा नाट्य विधा के विभिन्न आयामों लेखन, अभिनय, निर्देशन, विशिष्ट शिक्षण, प्रशिक्षण के क्षेत्र में योगदान हेतु आपको सम्मानित करते हुए अकादमी अत्यंत हर्ष का अनुभव करती है। श्री मनोज शर्मा। श्री त्रिवेंद्र सिंह टेंकुल मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। अत्यंत युवा नाट्य निर्देशक के रूप में किए गए योगदान को देखते हुए अकादमी
आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रही है। आपके द्वारा इतनी छोटी उम्र में 9 नाटक निर्देशित किए गए हैं। एक नाटक आपने भारतीय नाटक अकादमी के रंगमंडल से भी किया है, अत्यंत युवा प्रतिष्ठित। इसके उपरांत मैं विभांशु वैभव को मंच में आमंत्रित करना चाहूँगा। कृपया मंच पर पधारें। श्री विभांशु वैभव नाट्य लेखक के रूप में किए गए योगदान हेतु अकादमी आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव करती है। श्री विभांशु वैभव। इसके उपरांत श्री आकाश पांडे जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। श्री आकाश पांडे नाट्य लेखक के रूप में किए गए योगदान हेतु अकादमी आपको सम्मानित करते हुए हर्ष का अनुभव करती है। आप भी एक युवा और प्रतिष्ठित लेखक के रूप में हैं। श्री आकाश पांडे। इसके उपरांत मैं श्री अरुण त्रिवेदी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। कृपया मंच पर पधारें। आप भारतीय नाट्य अकादमी में वरिष्ठ शिक्षक हैं। नाट्य विधा के विभिन्न आयामों यथा लेखन, अभिनय, निर्देशन, विशिष्ट प्रशिक्षण के क्षेत्र में योगदान हेतु आपको सम्मानित करते हुए हम हर्ष का अनुभव करते हैं। श्री अरुण त्रिवेदी, वरिष्ठ शिक्षक। इसके उपरांत मैं श्रीमती चित्रा मोहन जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। कृपया मंच पर पधारें। नाट्य विधा के विभिन्न आयामों यथा लेखन, अभिनय, निर्देशन, विशिष्ट प्रशिक्षण के क्षेत्र में योगदान हेतु अकादमी आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रही है। श्रीमती चित्रा मोहन जी। मैडम एकदम देख लीजिए। मैम सर मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूं कि अपना ग्रुप करा दीजिए सबको। एक बार पीछे बढ़िया पीछे सर सामने देख लीजिए। सर सामने आ जाते। बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे बीच में यहाँ के मेयर से उपस्थित है। करताल ध्वनि से उनका स्वागत करिए। सुप्रिया सर एक मिनट लेट आओ। हिंदी साहित्य, हिंदी नाटक को नई भूमिका देने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र का 6 जनवरी 1885 को मात्र लगभग 35 वर्ष की अल्पायु में ही स्वर्गवास हो गया था। साहित्यिक क्रियाशीलता के लगभग 20 वर्ष के काल में वो समय भारतेंदु युग के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। हमारे बीच में 6 ऐसे चुने हुए लोग उपस्थित हैं जिनको आमंत्रित किया गया है। मैं उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए बारी बारी से आमंत्रित करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 5वीं पीढ़ी के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री दीपेश जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कुछ अपने संस्मरण, कुछ उनके बारे में जानकारी या जो भी कुछ उनको लगता है ठीक, वो यहाँ पर आके कहने का कष्ट करें। श्री दीपेश चंद्र चौधरी जी। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। मंचासीन मुख्य अतिथि, हमारे काशी क्षेत्र के और हमारे मोहल्ले के हमारे अग्रज, जिनको हम भैया ही कह सकते हैं और कहते हैं, उनको प्रणाम। महापौर जी, निदेशक महोदय, सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, गुरुजन, श्रोताजन, छात्र और हमारे प्यारे साथियों, आज हम सब भारतेंदु बाबू की 169वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। यहाँ आना अपने आप में एक बड़े गर्व की बात है
माननीय मंत्री जी का ये प्रयास है कि पहली बार हमारा इस स्थल पे आना संभव हो पाया, और यहाँ आके जो देखा तो वास्तव में अभिभूत हो गए हम। क्या सोच थी भारतेंदु बाबू की, कैसे उन्होंने क्या क्या चीज़ें किया, वो सब प्रतिक्षण हम लोग के दिमाग में बना रहता है। हम उनकी वंश परंपरा में हैं, हम उनकी 5वीं पीढ़ी में आते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि भारतेंदु बाबू की एक कन्या थी विद्यावती जी। हम सब उनके लघु भ्राता बाबू गोकुल चंद जी के वंशज हैं, और उस तरह से हम उनकी 5वीं पीढ़ी में आते हैं। वंश परंपरा में जन्म लेना ये तो पूर्व कर्मों का कोई भगवान का प्रसाद है। कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि हम उनके वंश परंपरा में आए। वास्तविक वंशज तो आप सब हैं, जो उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग को, जो उन्होंने सोचा, उस पे साहित्य के उनके जो विचार थे उसको आगे बढ़ा के और अभी तक उनके बारे में बात करते रहते हैं। और क्यों न करें, इतनी विशाल सोच, इतनी दूरदृष्टि उनकी थी, जो आज से 150 वर्ष पूर्व उन्होंने जो चीज़ें सोची वो अभी भी हम उसको देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। वो वास्तव में एक विलक्षण पुरुष थे। जो भी हमारे घर आता है, सबसे पहला सवाल हम वहीं भारतेंदु, आपको बताएं, हम उसी स्थान पे रहते हैं जहाँ पे भारतेंदु जी का पूरा अपना समय बीता। वो उनका जो घर है वो भवन भारतेंदु भवन के नाम से प्रसिद्ध है। नागरी प्रचारणी ने उसका नामकरण कर दिया था, और तब से वो 1932 से वो भारतेंदु भवन के नाम से ही प्रचलित है। जो भी आता है उसका सबसे पहला सवाल यही होता है कि आपके घर में उनके बाद कौन? तो हम सब यही जवाब देते हैं कि वो एक अवतारी पुरुष थे। उनके बाद दूसरा हम लोग के घर में तो शायद अब भगवान की कभी कृपा हो तो हो, लेकिन उनके जैसा दूसरा होना तो बहुत ही मुश्किल है। हम लोग वहाँ पे मात्र एक चौकीदार या गाइड की तरह हैं, जो आप जैसे मनीषी वहाँ आते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं, और उनके तो हम लोग उनको वहाँ पे उस स्थल को दिखा देते हैं। उस स्थल के बस यही हम लोग का वहाँ काम रहता है। 1-2 संस्मरण, ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे हम आपका। 1-2 संस्मरण कभी हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? हमेशा कोई ना कोई वहाँ उनके बारे में जानकारी लेके, हम नित्य नई जानकारी, कितने साल हो गए अभी भी कोई ना कोई नई जानकारी मिलती है। जैसे परसों ही एक कलकत्ता से कोई प्रोफेसर साहब आए थे, तो उन्होंने बताया कि भारतेंदु बाबू जब भी कोई स्त्री BA पास करती थी उस समय कलकत्ता में, तो उसको साड़ी भेजते थे, और पारिश्रमिक मतलब पारितोषिक के रूप में उनको हमेशा सबका उत्साहवर्धन करते थे। लड़कियों की शिक्षा के प्रति वो बहुत ही जागरूक थे। फिर गोवध के बड़े खिलाफ थे, और जब दिल्ली दरबार हुआ उसमें उन्होंने 60,000 लोगों को हस्ताक्षर युक्त पत्र लिख के भेजा कि गोवध नहीं होना चाहिए। सोचिए, ये 1883 की बात है जो उनके दिमाग में था। और भी कई संस्मरण हैं, फिर कभी मौका लगेगा फिर ज़रूर आएंगे। आपने इतना गौरव दिया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत धन्यवाद। इसके उपरांत मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, परमादरणीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा, कृपया हम सभी को अपने ओजस्वी संबोधन से लाभान्वित करने का कष्ट करें। मंच पर विराजमान आदरणीय महापौर जी, इस संस्थान के आदरणीय खरे जी, दीपेश बाबू, निदेशक के कार्यभार के रूप में गुप्ता जी, सामने बैठे विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सम्मानित विद्वज्जन, हम लोग तो विद्यार्थी हैं और बहुत अल्प ज्ञानी हैं। इधर बहुत विद्वान लोग हैं जिनों से हम लोगों ने जिनको पढ़ा होगा, कुछ लिखे होंगे, तो उसको पढ़ करके कुछ अपने ज्ञान के विकास के क्रम में आगे बढ़े होंगे। कुछ लोगों ने पढ़ाया भी है, एक आध लोगों का है ऐसा करके कि उनके द्वारा सीधे हमको कुछ न कुछ ज्ञान दिया गया है।
जरा सोचिए, कभी कभी जब हम लोग पढ़ते थे इंटर तक तो हम लोग हिंदी पढ़ते थे, इंटर के बाद साइंस में चले गए तो बीएससी एमएससी ऐसे करके, फिर उसके बाद पत्रकारिता में भी आए तो बीजे एमजे करके, उसमें भी बहुत ऐसा नहीं था। लेकिन जब इंटर तक ही जो पढ़ते थे, जो हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ते थे, क्वेश्चन आता था उसमें एक प्रकार के आते थे, कुछ हम लोग रटने वाले, हिंदी में रटने उठने का काम ज्यादा होता था तो रटते वगैरह थे। तो उसमें भारतेंदु जी के पूर्व 1850 में अवतरण के बाद 1857 से एक अद्भुत चीज है। आपको बताऊं, मैं बैठकों में कहता हूं अलग अलग कि हम लोग का जीवन बहुत छोटा है। मैं हमेशा कहता हूं जीवन बहुत छोटा है, लेकिन हम चाहें तो इसको बहुत बड़ा बना सकते हैं। इतना बड़ा बना सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के रूप में हो सकते हैं, इतना बड़ा बना सकते हैं कि शंकराचार्य के रूप में हो सकते हैं, इतना बड़ा बना सकते हैं कि भारतेंदु के युग में हो सकते हैं। बहुत बड़ा बन सकता है, क्योंकि जो 3 नाम लिया और भी नाम हो गए, ये अल्प जीवन काल के लोग थे। अल्प जीवन काल में इतना बड़ा, इतने अच्छे इतने समाज को एक अलग दिशा देने का काम किया उन्होंने कि वो आज भी जिंदा हैं और आज भी जीवित हैं। इतना लंबा, हजारों साल का, सैकड़ों साल का उनका जीवन हो गया। तो भारतेंदु बाबू का जो काल था, भारतेंदु काल, वो 1857 शुरू हो गया और 1900 तक शायद रहा है। साहित्यकार ज्यादा बताएंगे हम इसके बारे में, जो हमको याद आता है ऐसे करके रहा। 50 में जो व्यक्ति पैदा होता है, 57 से उसका काल शुरू हो जाता है। 65 में वह एक पत्रिका का संपादन करने लगता है। 70 80 जाते जाते विभिन्न पत्रिकाओं का, दर्जनों पत्रिकाओं का संपादन, दर्जनों पत्रिकाओं को लेखन, पुस्तकों का लेखन दर्जनों, ऐसे करके उनके द्वारा लिखा जाता है। और उस काल में जब रीत काल का एक छाया पूरा समाज में एक अंतर्द्वंद चल रहा था साहित्य में, जिसका जो एक प्रभावी कह लीजिए पक्ष था वो रीत काल का था। रीत काल के लोग जो थे वो किसी को ऐसे करके दबा दिया करते थे, ऐसा हम जो पढ़ने में आता था। हिंदी भाषा पर प्रभावी रूप से फारसी संस्कृति का, फारसी भाषाओं का ज्यादा उपयोग होता था, जिसके कारण हिंदी भाषा शुद्ध ना हो करके, एक हिंदी भाषा जो हमारी क्लिष्ट स्वरूप में था, एक भाषा जो हिंदी थी जिसको हम बोलचाल में इस्तेमाल करते थे, उसमें फारसी का प्रभाव था। कहीं कहीं जो क्लिष्ट बनाने के लिए जो फारसी के साथ संघर्ष हुआ, तो फारसी के संघर्ष को लेकर संस्कृत भाषा का उसमें उपयोग होने लगा। और ये सब चीजें विभिन्न प्रकार के द्वंद्व था। ऐसे में एक व्यक्ति आता है, अवतरण होता है, वो आ करके हम लोगों को इस लायक भाषा देता है, सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए, जिस भाषा को हम लोग बोल पाते हैं, जिस भाषा को हम समझ पाते हैं, और जो हमारी मौलिक भाषा थी। और उस भाषा के आगे बढ़ाने के क्रम में जब आप देखेंगे, जब भाषा को जिस रूप में उन्होंने भारतेंदु जी ने बढ़ाया, वो अपने आप में 1857, जरा याद करिए क्या परिस्थितियां रही होंगी। स्वतंत्रता का संग्राम चरम पर था, कितने प्रभावी विदेशी ताकतों का हमारे संस्कृत संस्कार भाषा पर पड़ा था। उस सभी संस्कृत संस्कारों का जो विदेशी प्रभाव था, कुप्रभाव का लीजिए, उसको दूर करते हुए अपना एक सनातनी पर जो अपनी व्यवस्था थी, अपनी भाषा थी, उसको ले आकर के उन्होंने प्रतिष्ठापित किया। ऐसे भारतेंदु जी की आज जयंती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि उनका आवास, उनके द्वारा किया गया कृत्य उसी काशी में है जिस काशी का मैं रहने वाला हूं। एक और सौभाग्य है कि उसी काशी में, उस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं जिस क्षेत्र में उनका आवास है, और उनके द्वारा स्थापित विद्यालय वगैरह ऐसे करके जो भी चीजें हैं, उसी हमारे विधानसभा क्षेत्र में। एक और चीज आपको मैं बताऊं भारतेंदु जी का, जो मैं उधर आपको बता रहा था। भारतेंदु जी को जब पढ़ेंगे, हम लोग जितना पढ़े, आप लोग बहुत ज्यादा पढ़े हैं, यहाँ विद्वान लोग हैं, लेकिन हम लोग जितना पढ़े हैं, जब नाटक को पढ़े देखेंगे, उनके पढ़ेंगे, ये कहा जाता है कि उनके जो पिता थे, उनके जो परिवार के पहले की जो पीढ़ी थी, वो पीढ़ी प्रो अंग्रेज थी या शासक थी।
ऐसा कहा जाता है, कहीं के लिखे पढ़े हैं। लेकिन जब उनके नाटक को आप देखेंगे, जैसे एक नाटक आज मंचन होने वाला अभी मैं देख रहा था, अंधेर नगरी चौपट राजा, मैं जब पढ़ता था तो इसमें मैं एक रोल भी किया था अपने विद्यार्थी जीवन में। मुझसे एक कराया जाता था जब मैं पढ़ रहा था, तो एक छोटा सा रोल मुझसे कराया गया था, इसलिए मुझे याद है। तो देखिए जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह व्यक्ति जिसके बारे में यह कहा जाता है, कभी कभी कुछ लोगों ने कहा उस समय कि प्रो अंग्रेज थे इनके परिवार के लोग, और उस परिवार में पैदा होने के बाद शासन व्यवस्था के ठीक खिलाफ आकर के उन्होंने नाटक प्रस्तुत किया, भारत दुर्दशा। इसी तरह अन्य प्रकार की चीजें जो उन्होंने किया है, छुआछूत के खिलाफ, महिलाओं के लिए आज हम लोग पूरा आदरणीय मोदी जी पूरा लेकर के, आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो अभियान लिए हुए। उस समय बालिका शिक्षा पर उन्होंने बकायदे पत्रिका निकालना शुरू कर दिया था, बाल प्रबोधनी ऐसे करके कुछ ऐसा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है नाम पूरा, आप लोगों को ज्यादा जानकार होगा। ऐसे करके उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी चीज कि एक तरफ आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने हिंदी को तो उन्नयन किया, लेकिन अन्य के दुश्मन नहीं थे, क्योंकि जब काव्य देखते हैं उनको तो वो ब्रज भाषा में ज्यादा रहे। जो उनकी कविताएं थी, जो उन्होंने काव्य पक्ष लिया, उसको ब्रज भाषा में लिया। अनेक चीजें आप जब देखेंगे तो सभी चीज को सामंजस्य बना करके स्वतंत्रता के बिगुल को साहित्यिक रूप में फूंकने का, अपने स्व के भारत के वैभव को स्थापित करने का जो साहित्य के माध्यम से काम करना था, अल्प समय में 34.5 साल की उम्र में उन्होंने किया। और उसके बाद हमको छोड़ के, हमारे इससे भारत को छोड़ करके कहीं और चले गए। लेकिन आज उनकी कृतियां, आज उनके जो दिए गए समाज को पक्ष हैं, कार्य हैं, वो हमको हमेशा प्रेरित करती है। मैं जब आया यहाँ पर तो आदरणीय अध्यक्ष जी हमसे मिले, इन्होंने चर्चा किया कि 9 सितंबर को ये है। हमने कहा भाई बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए। यहाँ पर आया, मैंने इसको देखा, बहुत बढ़िया एकेडमी चल रही है यहाँ पर। ये देख करके बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर विद्यार्थी जो हैं उनका अच्छा काम है, अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ से निकले हुए लोगों का नाम सुना, वो भी अच्छे हैं। जो लोग यहाँ आते हैं शिक्षा देने, उनको भी देखा, यहाँ के अध्यापकों को भी देखा, बड़ी मन प्रफुल्लित हुआ। तो मैंने कहा कि भारतेंदु जी द्वारा स्थापित, भारतेंदु जी के नाम पर स्थापित 1975 में इस एकेडमी पर भारतेंदु जी का जन्म दिवस ठीक से मनाना चाहिए, समारोह पूर्वक मनाना चाहिए, और उस विधा से जुड़े हुए लोगों का सम्मान भी करना चाहिए, हर साल करना चाहिए, और एक अच्छी मूर्ति का भी यहाँ पर जरूर लगाने का काम करना चाहिए। मैंने मिनट से इसको पास भी कर दिया है, और आदरणीय अध्यक्ष जी से मेरा आग्रह भी है कि इसको लेकर के काम करके इसको कराना चाहिए, और जल्दी से जल्दी करा करके उसका भी अनावरण कराएं, और कोशिश करें यदि इस पर कुछ हो सकता है, प्रयास करना चाहिए। काशी उनकी कर्मस्थली रही है, काशी में ही उन्होंने काम किया, और साहित्य की क्षेत्र में अच्छा काम है काशी का। एक भारतेंदु जी के नाम पर काशी में भी कोई उपक्रम, एकेडमी कोई चलाने का काम करें। इतना ही मेरा आप सबसे निवेदन था। आप सभी विशिष्ट जन यहाँ पर आए हैं, अभी यहाँ पर अपने अपने विचार भारतेंदु जी के बारे में रखेंगे, हम लोग उससे लाभान्वित होंगे, जानकारियाँ मिलेंगी, और किस चीज़ को हम कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर हमें क्या करना है, यह भी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय मंत्री महोदय के इस ओजस्वी संबोधन के उपरांत, ये पहले भी मैंने कहा था कि हमारे बीच में 6 ऐसे चुने हुए साहित्य जगत के मनीषी, कला जगत के मनीषी और पत्रकारिता जगत के मनीषी, उन सबसे हम चाहेंगे कि वो बारी बारी से यहाँ पर पधारें और लगभग 5 मिनट के अंदर अपने विचार भारतेंदु जी के बारे में ज़रूर प्रस्तुत करें। हम सभी आपके विचारों से लाभान्वित होंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा वरिष्ठ रंगकर्मी डॉक्टर उर्मिल कुमार धम्बलियाल जी को, और सदानंद जी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आ जाए, अपना यहाँ पर स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी से भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
डॉक्टर उर्मिल कुमार थपलियाल जी। परम आदरणीय मंत्री जी, शिशिर जी, चौधरी साहब, खरे साहब और श्री गुप्ता जी और मेरे गुरु श्री दीक्षित जी, आप जैसे विद्वानों के आगे मुझ जैसे एक छोटे रंग कर्म के कार्यकर्ता को ये अवसर मिलना मेरा गौरव है। भारतेंदु जैसे व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहना मेरी क्षमता से बाहर है। भारतेंदु जैसे व्यक्तित्व किसी युग संधि के बाद ही अवतरित होते हैं। उनका विराट और विशाल व्यक्तित्व साहित्य से लेकर रंगमंच तक विस्तृत है और मेरा भारतेंदु जी से सानिध्य या उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन केवल रंगमंच तक ही सीमित रहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि एक रंग कर्मी और रंगमंच के कार्यकर्ता होने के नाते भारतेंदु नाट्य अकादमी के रजत जयंती वर्ष पर जब इसके 25 वर्ष पूरे हुए थे तो मुझे ये गौरव प्राप्त हुआ था कि मैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक नाट्य प्रस्तुति करूं और वो मैंने नाट्य प्रस्तुति की थी जो बहुत सफल रही। उसका नाम था प्यारे हरिचंद की कहानी रह जाएगी। मेरी भावांजलि अभी तक वही है। बहुत अधिक समय नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में कहीं भी कोई और नाट्य प्रशिक्षण संस्थान नहीं है जो भारतेंदु जी के नाम पर हो। उत्तर प्रदेश में भारतेंदु नाट्य अकादमी ने इतने वर्षों तक भारतेंदु के ही रंगकर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और आज भी कर रहा है। ये एक बहुत गौरव की बात है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज साहित्य, कला, संगीत या रंगमंच के लिए फिर एक युग संधि का ही काल है। जमाना हो गया, कोई बहुत बड़ा उपन्यास सामने नहीं आया है, बहुत बड़ा रंगकर्म सामने नहीं आया है, बहुत बड़ी कलाकृति सामने नहीं आई है। ये इस युग संधि का ही दौर है कि ये प्रश्न भी उठने लगा है कि आज के सामाजिक जीवन में क्या कला, साहित्य, संगीत और रंगमंच का कोई उपादेयता है भी या नहीं। घोड़े दौड़ रहे हैं लेकिन सारथी नहीं दिख रहा, दिशाएं हैं लेकिन दिशा बोध नहीं दिख रहा। मुझे लगता है ये एक और युग संधि का समय है जिसमें हमें एक और भारतेंदु की आवश्यकता है। कहा जाता था कि कला, साहित्य, संगीत और रंगमंच
हमें मशीन बनने से रोकता है। वो मनुष्य के लिए है, मनुष्यता के लिए है। लेकिन लग ये रहा है कि जिंदगी की इस भाग दौड़ में कला और संस्कृति की स्पेस बहुत कम होती जा रही है। भारतेंदु ने हमेशा जन पक्षधरता का लाभ लिया। श्री अजित पुष्कर जी ने एक नाटक लिखा था भारतेंदु पर, उसकी एक छोटी सी चीज़ मुझे याद है कि हेरी नटी तूने क्या देखा? नटी कहती है, मैंने कवि को जनता होते देखा। जन पक्षधरता का ये प्रभाव भारतेंदु के अंदर था। अभी माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि उन्होंने अपनी शुरुआत ब्रज भाषा से की। मुझे लगता है कि जन पक्षधरता खोने से ही साहित्य और संगीत में सबसे बड़ी कमी आती है। मैं चाहता हूँ कि भारतेंदु जी के ही अनुसार एक बार फिर हम अपनी बोलियों की तरफ जाएं। बोली में एक स्थानीयता होती है, ममता होती है। बोली से ही हमारी पहचान बनती है। भाषा हमें सुविधा देती है, हमें सभ्य बनाती है, लेकिन बोली हमारे संस्कार को सुरक्षित रखती है। आज सबसे बड़ा आक्रमण संस्कार पर है, संस्कृति पर तो बाद में है। मैं अधिक नहीं कहना चाहूँगा। जब कोई बोली में समृद्ध साहित्य लिखा जाता है तो वो भाषा हो जाती है। व्रज भी कभी बोली थी, आज भी बोली है। अवधि भी आज भी बोली है। लेकिन सूर सागर और रामचरितमानस लिखे जाने के बाद उसको भाषा का पद प्राप्त हो गया। लेकिन दूध बोली में मिठास है। मुझे लगता है कि ये फिर एक युग संधि है कि हमें भाषाई रंगमंच से थोड़ा सा अलग होकर अपनी बोलियों के रंगमंच पर ध्यान देना होगा। वहीं से हमें एक नई ऊर्जा मिलेगी, वहीं से हमें एक नई पहचान मिलेगी, वहीं से हमारे रंगमंच को पहचान मिलेगी। हमारे यहाँ सारी परिभाषाएं हैं भाषाई रंगमंच के लिए, लेकिन हमारा राष्ट्रीय रंगमंच क्या है यह भी परिभाषित नहीं है। राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय तिरंगा है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय रंगमंच नहीं है। लेकिन हमारी बोलियों का रंगमंच ही हमारा भारतीय रंगमंच है। मैं चाहता हूँ कि बोलियों का संरक्षण किया जाए। 3,500 बोलियों में से अब शायद ही कुछ 100 बची रह गई हैं, क्योंकि हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। अभी भी भोजपुरी में, मगही में, मैथिली में नाटक लिखे जा रहे हैं। बिहार में बहुत अच्छा काम हुआ, उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन अगर हमारी बोली की पहचान रहेगी, हमारी स्थानीयता की पहचान रहेगी, तभी हमारी वैश्विक पहचान बनेगी। मुझे पूरी आशा है अगले वर्ष हम ये जयंती बोलियों के रंगमंच के साथ मनाएंगे। धन्यवाद। इसके उपरांत मैं डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा। कृपया वो भी अपने साहित्यिक विचार यहाँ पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री जी,
अकादमी के अध्यक्ष माननीय खरे साहब, चौधरी साहब, आज जिनको सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है, सभी बंधुजन और सभागार में विराजमान सभी देवियों सज्जनों, सबसे पहले युग प्रवर्तक को और आधुनिकता के जनक भारतेंदु जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक बड़ा अच्छा शब्द नागर जी ने उनके लिए दिया, युगावतार। उनका नाटक है युगावतार नाम से, जिसमें उन्होंने बताया कि वे व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक युग थे, और युग उसको कहते हैं जो एकाकी नहीं बल्कि पूरे समुदाय को किसी दिशा की ओर अग्रसर कर देता है। नवजागरण का दौर था, और उस दौर में भारतेंदु जी ने एक मंडल बनाया जिसको भारतेंदु मंडल कहा जाता है। उस समय के बड़े बड़े उपन्यासकार, कवि, कहानीकार, नाटककार, विचारक, लेखक, पत्रकार, इन सबको काशी में उन्होंने आयोजित किया और विभिन्न दिशाओं में कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित किया, और इसके लिए मन वचन कर्म से अपना तन मन धन सब अर्पित करके, आप सबको पता है वे सेठ अमीचंद जी के परिवार के थे, बहुत धनाढ्य व्यक्ति, लेकिन इन्हीं सारी कार्यों के पीछे वो दोनों हाथों सारा धन उलीचते रहे, और एक दिन ऐसा आया जबकि राजा से रंक हो गए। हिंदी के पीछे उन्होंने बहुत तरह की विषमताएं और विविधताएं झेली, तब जाकर कहीं युग पुरुष का या युग अवतार का रूप उन्हें प्राप्त हुआ। उनका बहुत बड़ा प्रदेय है, लेकिन मुख्यतः 4 क्षेत्रों में आप देखें। कविता के क्षेत्र में उन दिनों तक जो रीति काव्य परंपरा चल रही थी, जिसमें नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, शतयुद्ध वर्णन, एक तरह की पारंपरिक कविता, दरबारी कविता, प्रशस्ति काव्य वाली परंपरा, उसकी जगह पर नवजागरण वाली कविता लेकर के वह ब्रजभाषा के प्रति उनके मन में बड़ा अनुराग था और बहुत अच्छी ब्रजभाषा कविता करते भी थे। लगभग 70 काव्यकृतियाँ उनकी हैं। ये आश्चर्य का विषय है कि 34-35 साल के जीवन में, जिसमें 18-20 वर्ष रचना काल के रहे होंगे, उसमें किसी व्यक्ति ने 250 रचनाएं लिखी हैं, और उन 250 रचनाओं में केवल 70 कविता की किताबें हैं, विभिन्न विषयों से जुड़ी हुई, अलग अलग तमाम क्षेत्रों से। इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अनेक विषय हैं। तो उन विषयों में पहले वे भी उसी परंपरा की ओर चले, सौंदर्य वर्णन, प्रेम वर्णन इत्यादि इत्यादि, भक्ति भाव। वे राधा वल्लभ संप्रदाय से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। सर्वस रसिक के, दास दास हम प्रेमिन के, सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाब राधा रानी के, ये उनका स्वर रहा है। लेकिन जैसे ही बदलते हुए जमाने को उन्होंने देखा और आज़ादी की अलख जो उनके भीतर पैदा हुई, उससे कविता का वो पारंपरिक रूप छोड़ करके वे जन कविता के स्तर पर आ गए। वे चढ़ाजोड़ गरम वाली शैली में उतर आए और जनता को, सामान्य जनता को जो भाषा समझ में आए, वो हिंदी है, वो उर्दू है, मिली जुली हिंदुस्तानी भाषा, जन भाषा, उसके प्रवर्तन का श्रेय उनको प्राप्त हुआ। तो कविता के क्षेत्र में उन्होंने जहाँ पारंपरिक कविता लिखी, आप उनके ब्रजभाषा छंद देखिए, पगन में छाले पड़े, नांगवे को लाले पड़े, तऊ लाल लाले पड़े, रावरे दर्श को, ये प्यारे तिहारे निहारे बिना दुखिया आँखियाँ नहीं मानती हैं, या तरन तनुजा तर तमाल तरवर बहुछाए। बहुत सुंदर सुंदर कविताएं हैं ब्रजभाषा की, पर उनका मोह छोड़कर उन्हें लगा कि कविता को युग प्रवर्तन और संबोधन की भूमिका निभानी चाहिए, तो उन्होंने जन कविता का रूप धारण कर लिया। और जो हमारी पारंपरिक विधाएं थी, जैसे खुशरोग ने बहुत सारी जो पारंपरिक रचनाएं लिखी थी, जिसमें मिलानी भी थी, जिसमें दो सुखने भी थे, जिसमें विवरारी भी थी, तो उन विधाओं में वे आए और पारस्परिक संवाद करते हुए जनता को उनकी ओर आकृष्ट किया। जैसे बाहर बाहर सब रस चूसे, भीतर भीतर तरमन दूसे। तो एक कोई प्रश्न करता है कि का सखी साजन, कहते नहीं अंग्रेज, अंग्रेजों पर व्यंग्य करते हुए, उनकी हंसी उड़ाते हुए। और ऐसे ही मेरा चूरन जो भी खाता सारा मुल्क हजम कर जाता, एक चूरन वाला आता है, अंधेर नगरी का ही किस्सा है, और वो तरह तरह से संबोधन करता है और सरकार के जितने विभाग हैं उनमें व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उनका वो पर्दाफाश करता है। तो उस कविता को जनसाधारण की कविता बना देना, ये भारतेंदु जी की बहुत बड़ी देन रही। दूसरे, उन्होंने जो कविता का पत्र शुरू किया 1867 में, उसमें न केवल समकालीन कवियों को बल्कि पुरानी परंपरा के जो कवि थे, पहली बार पहचाना कि पृथ्वीराज रासो नाम का कोई महाकाव्य हिंदी में लिखा गया और उसके बहुत सारे अंक उसमें छापे। पद्मावत को पहली बार उसमें छापा, कई उसके खंड उनकी पत्रिका में छापे।
ऐसे ही देव का अष्टयाम है, बाबा दीनदयाल गिर की जो कुंडलियां थी, नीति परक काव्य की। तो इस प्राचीन काव्य को बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने एक जगह संगठित किया। एक पुस्तक उन्होंने निकाली और उसमें एक ग्लोसरी के रूप में अच्छे काव्य का संकलन बन जाए, तो उस ग्लोसरी का भी संपादन प्रकाशन करके प्राचीन कविता को सुरक्षित किया और उसके साथ साथ नई कविता को छोड़ दिया। नए नए कवियों को संरक्षण देना, उनको आश्रय प्रदान करना, ये भारतेंद्र जी की एक बहुत बड़ी टेक रही है। उनके कवि सम्मेलन होते थे 48-48 घंटे के अखंड कवि सम्मेलन, और उसमें आने वाले कवियों का खान पान, रहने का, आने जाने का मार्ग व्यय, इसी तरह से वो धन व्यय करते रहे। एक खास तरह का आंदोलन मन में छिड़ा हुआ था उसी के अंतर्गत। तो कविता के क्षेत्र में उन्होंने कवि सम्मेलनों की परंपरा शुरू की, पुराने कवियों के संकलन छापे, नई काव्य धारा का एक नया विकास किया, नई काव्य भाषा का विकास किया, और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की विधाएं हिंदी जगत में काफी लोकप्रिय की, प्रचलित की, जो आज हमारी धरोहर है। नाटक के क्षेत्र में उनके 4-5 महत्वपूर्ण प्रदेय हैं। उन्होंने हर विधा के नाटक लिखे, उसमें भाण भी है, उसमें प्रतीक नाटक भी है, काव्य नाटक भी है, गीत नाटक भी है, प्रहसन भी है। जो हमारे 10 रूपकों की परंपरा रही है, प्राय उनको हर एक को नए सिरे से प्रस्तुत किया। और दूसरे नाटक का एक शास्त्र लिखा, उनका नाटक नामक निबंध बहुत महत्वपूर्ण है। वो हिंदी नाट्यशास्त्र का पहला निबंध है, जिससे उन्होंने बताया कि अब भरत का नाट्यशास्त्र नहीं चलेगा, धनंजय और धनिक के 10 रूपक वाली कल्पना अब नहीं चल सकती। अब अर्थ प्रकृतियां और पंचसंधियां और कार्यावस्थाएं, ये जो क्लासिक्स हैं, उनकी जगह पर उसको सीधे मंच पर लाना है और नाटक को जन नाटक बनाना है। तीसरी बात, उन्होंने नागरी नाटक मंडली की स्थापना की, स्वयं उसमें अभिनेता बने। भारतेंद्र ने हरिश्चंद्र नाटक में अभिनेता की भूमिका अदा की, और इसके पहले जानकी मंगल नाटक में अपना अभिनय किया। तो अभिनेता के रूप में, निदेशक के रूप में, एक संस्था के संस्थापक के रूप में और नाटककार के रूप में, और चौथे नाटकों का अनुवाद बहुत किया। अंग्रेजी में शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस को दुर्लभ बंधु के नाम से उन्होंने प्रकाशित किया और उसका भारतीकरण किया। उस मर्चेंट ऑफ वेनिस में एंटोनियो है, उसको अनंत बना दिया। जो वहाँ बसोनियो पात्र है, उसको बसंत बना दिया। जो वहाँ पोर्सिया है, उसको पुरश्री बना दिया, और सारी घटना भारतीय परिक्षेत्र में स्थापित करके। और इसी तरह से संस्कृत के बहुत सारे नाटकों का अनुवाद किया और उनको नए जमाने के साथ जोड़ा। गद्य के क्षेत्र में जितनी नई नई विधाएं हैं, सबके प्रवर्तन का श्रेय भारतेंद्र जी को। पहली जीवनी उन्होंने लिखी, फातिमा बीबी की कहानी। पहली आत्मकथा उन्हीं की आई, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। पहला यात्रा वृत्त उन्होंने लिखा, सरजू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा भी उन्होंने की थी, उसके ऊपर एक संस्मरण लिखा था। पहली समीक्षा उनकी आई, और इसी तरह से इतिहास लेखन का प्रयास। कहने का तात्पर्य है कि गद्य की जितनी विधाएं हैं, उनके प्रवर्तन का श्रेय, मूल श्रेय, उनका प्रस्थान भारतेंद्र जी में दिखाई देता है। बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनका है पत्रकारिता के क्षेत्र में। मैंने कहा 1867 में उन्होंने कविवचन सुधा शुरू की थी। उस कविवचन सुधा के साथ साथ हरिश्चंद्र मैगजीन या हरिश्चंद्र चंद्रिका, दोनों नाम उसके मिलते हैं। और स्त्री समाज को लेकर सबसे पहले बाला बोधिनी नाम की पत्रिका शुरू की, जिसमें उन्होंने घोषणाएं जो की, उसका जो मोटो जो बना था, वो था स्वत्व निज भारत गाहे, भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त हो, यानी आजादी की अलख जगाने का पहला श्रेय भारतेंद्र जी को। और दूसरा नारा दिया था, नारी नर सम होए रहें, स्त्री और पुरुष दोनों समान, सह अस्तित्व, समान अधिकार प्राप्त हो, उनको सोशल जस्टिस प्राप्त हो। तो इस तरह नवजागरण के उस दौर में छुआछूत को लेकर, पर्दा प्रथा को लेकर, विधवा विवाह को लेकर, और आर्थिक क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, सबसे पहले हमारा ध्यानाकर्षण भारतेंद्र जी ने किया। बड़ा प्रसिद्ध उनका वो छंद है, अंग्रेज राज सब साठ सब भारी, पर धन विदेश चली जात यह है अधिकवारी। हमारा कच्चा माल ढोया जा रहा है, यहाँ का पैदा किया हुआ कपास लंका शायर जाता है, वहाँ कपड़ा बनता है, मेड इन इंग्लैंड की छाप लगती है और भारतीय बाजार में बेचा जाता है। तो लोगों को सचेत किया, कहा देखो सर्वस्व दिए जात अंग्रेज, सब कुछ अंग्रेज हरण की ले जा रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। और स्वदेशी आंदोलन भारतेंद्र जी ने शुरू किया। वहां होली जलाई गई है विदेशी कपड़ों की काशी के भीतर। तो आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन और भारतीयों को संबोधित करते हुए कि अपना हैंडीक्राफ्ट बिजनेस शुरू करो, तुम्हारी ये हस्तकला चाहे वो
कपड़े बुनने की हो या और दूसरी कलाएं हो, तभी इस दैन्य से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अंग्रेजों के प्रलोभन में जो आश्वासन में दे रहे हैं उनके वशीभूत होकर के न रहो, अपने स्वतंत्र राष्ट्र की परिकल्पना करो। तो इस तरह एक नवजागरण, सही अर्थों में एक नई क्रांति, उसे साहित्य जगत में स्थापित करने के श्रेय भारतेंदु जी को। वो भी केवल कथनी में नहीं, कथनी में तो बहुत लोग करते रहते हैं, करनी में करके दिखाते हुए और उसकी अग्रणी भूमिका निभाते हुए जो कुछ उन्होंने दिया है वो सचमुच अपरिमेय है, वो अपरिभाषीय है, और इसीलिए वे युगों तक हम सबके अभिनंदनीय बने रहे। डॉक्टर सूर्यप्रकाश दीक्षित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके उपरांत मैं वाराणसी से पधारे वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार प्रोफेसर राममोहन पाठक जी से अनुरोध करता हूं, कृपया मंच पर पधारें और अपना साहित्यिक उद्बोधन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। प्रोफेसर राममोहन पाठक जी। मंच पर उपस्थित हमारे अनन्य, वस्तुतः मैं नीलकंठ की नगरी से आया हूँ। नीलकंठ यानी बाबा विश्वनाथ की नगरी, और नीलकंठ तिवारी जी हमारे प्रतिनिधि हैं, मैं उनका मतदाता हूँ। वे मेरे छात्र रहे हैं, इस बात का गौरव महसूस करते हुए मैं ये जो इनकी जनसंचार की प्रवृत्ति है, लगता है वो हमारे पाठ्यक्रम की देन है। और एक संचारी व्यक्ति के रूप में इन्होंने जो आज संबोधन संक्षेप में जिस आत्मविश्वास से किया, उसके लिए मैं काशी की अस्मिता को नमन करता हूँ। युग सृष्टा, युग निर्माता, पत्रकार भारतेंदु, बहुत सारी बातें समादरणीय दीक्षित जी ने कही है, उनको सुनना एक बड़ा विशिष्ट अनुभव होता है। अभी बम्बई में मैंने सुना प्रसाद जी के बारे में, जो धारा प्रवाह उनका संबोधन था वह अद्वितीय था। जो बातें दीक्षित जी कह चुके हैं उन पर जाना उचित नहीं है। खड़ी बोली की भाषा और ब्रज भाषा, इसका जो द्वंद्व उनके काल में चल रहा था, उसको उन्होंने किस तरह से हल किया, किस तरह से उन्होंने खड़ी बोली की अस्मिता को स्थापित किया। आज जो हम खड़ी बोली के साहित्य की रचना, खड़ी बोली हिंदी का जो वर्तमान स्वरूप है, उसके एक रचनाकार के रूप में भारतेंदु जी का समादर इतिहास करेगा और कर रहा है। हम सभी उनके ऋणी हैं। लेकिन उस समय राज्याश्रय के कारण ब्रज भाषा, काशी के ही जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, मैं मंत्री जी से इसी बीच में एक अनुरोध करूंगा कि काशी को तीर्थ के रूप में तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन 12-13 ऐसे युग निर्माता साहित्यकार भारतेंदु सहित हुए हैं जिनके लिए काशी को एक साहित्य तीर्थ की योजना में शामिल करना चाहिए, साहित्य तीर्थ बनना चाहिए, जहाँ से साहित्य की ऊर्जा निकली। जैसे उन्नाव, काशी, ये क्षेत्र ऐसे हैं जिनको साहित्य तीर्थ के रूप में विकसित किया जा सकता है। भारतेंदु के समय में एक राज्याश्रय वाले कवि थे, राज्याश्रय वाले साहित्यकार थे, जिन्हें शिव प्रसाद सितारे हिंद कहा गया, जिनके वंशज आज हमारे बीच में दीपेश जी बैठे हैं। भारतेंदु भवन का वह भवन उस समय गुंजायमान हो उठा जब काशी के तमाम साहित्यकारों ने इकट्ठा होकर के सितारे हिंद के बरक्स, शिव प्रसाद सितारे हिंद जी, जो हिंदी के प्रथम अखबार के संपादक माने जाते हैं, वैसे प्रथम अखबार तो उदंत मार्तंड था, लेकिन काशी से प्रकाशित सुबनारस अखबार यानी बनारस अखबार के जो संपादक थे, सितारे हिंद की तुलना में, क्योंकि वो राजा थे, इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो हमारा राजा, राज्याश्रय वाले कवि हैं, राज्याश्रय वाले साहित्यकार हैं, उनके समक्ष हमें अपने जन साहित्यकार को सम्मान देना है। और काशी के विद्वानों ने उन्हें सितारे हिंद की जगह भारतेंदु की उपाधि दी। भारतेंदु का अर्थ आप सब जानते हैं, हम सब समझ सकते हैं। एक प्रश्न कई बार सामने आता है, ये जो राज्याश्रय वाले साहित्यकार और कवि थे उनको बहुत सम्मान मिला, इतिहास ने भी बहुत सम्मान दिया, इतिहास लेखन ने शायद भारतेंदु के साथ वह न्याय नहीं किया जिसके वे पात्र थे, जिसका जो उनके लिए समीचीन होता। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोध के कारण, क्योंकि वो राजा थे, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि के कारण थे, अंग्रेजी के थे, बांग्ला के थे, उनका अखबार मिरातुल अखबार
और दूसरा अखबार दिग्दर्शन, इन दोनों अखबारों के माध्यम से उन्होंने जो आंदोलन किया, उससे कहीं बड़ा आंदोलन विधवा विवाह के बारे में और महिलाओं की स्थिति और शिक्षा के बारे में, बाला बोधिनी जिस पत्रिका 1874 में निकाली थी उन्होंने, जिसकी चर्चा अभी दीक्षित जी ने की, उसके माध्यम से उन्होंने जो योगदान किया उसका सही समाकलन होना चाहिए। हमारे मंत्री जी पत्रकारिता के छात्र रहे हैं, मैं समझता हूँ भारतेंदु की पत्रकारिता पर एक बृहद शोध कार्य, बृहद शोध परियोजना यहीं से प्रारंभ हो सकती है कि उनकी जो पत्रकारिता थी उसके मूल उत्स क्या हैं। स्फुट काम हुए हैं, 11 काम भारतेंदु की पत्रकारिता पर मेरे संज्ञान में है, और भी हुए होंगे, लेकिन इस दृष्टि से होना चाहिए कि समाज सुधारक के रूप में राजा राममोहन राय जहाँ एक तरफ खड़े हैं, पश्चिम बंगाल, अभी पश्चिम बंगाल है, बंगाल से खड़े हैं, वे समाज सुधारक के रूप में, युग निर्माता, रेनेसा, इंडियन रेनेसा जो पुनर्जागरण है उसके अग्रदूत के रूप में हैं, तो भारतेंदु भारतीयता के पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में हमारे सामने है। उनका सब कुछ भारतीय है, उनका जो अवदान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि उन्होंने बहुत ही कम समय में 1883 में विवेकानंद जी, जिनकी चर्चा अभी मंत्री जी ने की है, स्वामी विवेकानंद जी काशी गए थे और काशी में जा करके भारतेंदु जी से वे मिले थे, और उस यात्रा क्रम में परम वैष्णव थे, तदीय समाज की अभी हम चर्चा कर रहे थे दीपेश जी, उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की थी, जिसमें तदीय मतलब उसका समाज, उनका दिया हुआ सब कुछ ईश्वरीय विधान के रूप में प्रत्येक एकादशी के दिन में, शुक्ल एकादशी के दिन में उसकी बैठकें हुआ करती थी। उनकी कई बैठकों में मैं भारतेंदु भवन में जा चुका हूं, और उस तदीय समाज को पुनर्जागृत करने में जब काशी में एक केंद्र बनेगा तो तदीय समाज की बड़ी भूमिका थी, जो वैचारिक मार्गदर्शन का अवसर हुआ करता था, वैचारिक आंदोलन के लिए होता था, अंग्रेजों के विरोध के लिए। जैसा दीक्षित जी ने कहा कि वो तो कर्मजीवी पत्रकार थे, कर्मजीवी साहित्यकार थे। अंग्रेज वायसराय आए, उनसे मिलने के लिए पैसा लिखा गया कि 5 रुपया देंगे, 2 रुपया देंगे तो मिलेंगे। उन्होंने 5-5, 2-2 रुपए, इसीलिए वे अत्यंत कम समय में, वो मल्लिका और माधवी का एक प्रसंग है, उनके बहुत ही प्रिय थी, जिनके कारण बांग्ला उन्होंने बहुत ज्यादा सीखी। मल्लिका बंगाल की थी। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें चक्कर में मत पड़िए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने अपने नाई, धोबी, कुम्हार सबको पैसा दे के भेजा कि आप जाइए लॉर्ड वायसराय से हाथ मिलाइए। और जब पहली बार टैक्स लगाया अंग्रेज सरकार ने, तो हाई टिकस करके पूरे बनारस में प्रदर्शन हुआ। बनारस इस मामले में अग्रणी था, और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत को, जैसा अभी आपने कहा, लखनऊ का यात्रा वृत्तांत कम मिल पाता है, लेकिन सरयू पार की यात्रा में इतनी सूक्ष्म दृष्टि थी कि बस्ती से गुजरते हुए उन्होंने लिखा, रचना धर्मिता उनकी जारी थी, उन्होंने लिखा, जाओ आको बस्ती कहो, काको कहो बदेश। तो इस तरह से ईश्वर भक्ति, राष्ट्र प्रेम, समाज सुधार और अंग्रेज शासन का विरोध और सक्रिय विरोध, ये उनकी बहुत बड़ी बात थी। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि प्रतिदिन हम एक शब्द भारतीय भाषा का सीखें। इसका सूत्र कहाँ है? निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन ले करहु भाषा माही प्रचार। इसकी संकुचित व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। हम हिंदी वाले हैं, अभी विश्व हिंदी सम्मेलन में मैंने 7 महीने तक लगातार बड़ा काम किया, लेकिन एक जो बात सामने आ रही है कि सभी भारतीय भाषाओं का विकास। अभी माननीय राष्ट्रपति जी, चेन्नई में मैं कुलपति के कार्य में हूँ, राष्ट्रपति जी को अपने यहाँ आमंत्रित करके ले गया, तो उन्होंने मंच से कहा, श्रीमती सुषमा स्वराज से दीक्षांत समारोह संबोधित कराया अपने विश्वविद्यालय का, दोनों ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि निज भाषा का अर्थ केवल हिंदी नहीं होनी चाहिए, सभी भाषाओं का समादर होना चाहिए। सभी भाषाएं जब मिलेंगी, सब देशन ले करो, इसका सूत्र भारतेंदु जी ने दे दिया था कि सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान होगा, तब राष्ट्रभाषा और राजभाषा के प्रयोजन मूलक पद पर हिंदी स्थापित हो पाएगी। और एक एक शब्द सीखने का जो हमारा विश्वास है, जो हमारा आह्वान है प्रधानमंत्री जी का, ये बहुत सार्थक है। अभी हिंदी विरोध की बहुत बात होती है, दक्षिण में हिंदी का कोई विरोध नहीं है। दक्षिण में स्कूलों में एक स्लोगन लगा, एक नारा लगा, अंग्रेजी वाले स्लोगन्स में उन्होंने कहा,
हिंदी यस, बच्चों ने लगाया, हिंदी यस, कंपल्शन नो। तो कंपल्शन कहाँ है? हम हिंदी नहीं लादते, हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी लाद करके अंग्रेज चले गए और उस लादे हुए बोझ को हम ढो रहे हैं। हमें उस बोझ को उतारना है, तब शायद हिंदी अपनी निज भाषा का स्वत्व ग्रहण कर पाएगी। इतना प्रभूत योगदान है कि ये बड़ी स्पष्ट बात स्वयं भारतेंदु जी कह गए थे। और हमें भी इस अवसर पर भावांजलि अर्पित करते हुए हमारे भावातिरेक होना बहुत स्वाभाविक है। कहेंगे सभी नयन भरी भरी पाछे, प्यारे हरिश्चंद्र की कहानी रह जाएगी। अब हरिश्चंद्र सबके प्यारे हैं, हम साहित्यकारों के, नाटककारों के, सभी के प्यारे हैं और सभी उनके प्रति एक श्रद्धा नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके उपरांत मैं डॉक्टर पद्मकांत शर्मा जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कृपया यहाँ पर पधारें। और आपसे भी अनुरोध है कि कुछ ऐसा उद्बोधन प्रस्तुत करें जो हम लोग सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। धन्यवाद। भारतेंदु नाट्य अकेडमी में आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, आपकी समाज चेता, सामाजिक मानव विकास के सम्यक विकास में राजनीतिक सेवा को उपक्रम बनाने का जो सार्थक प्रयास आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको हम अपने हृदय से अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आपकी दूरदृष्टि, आपकी कर्मठता अहरनिश सेवा में है कि जिस विचार सूत्र को लेकर आपने अपना जीवन सामाजिक विकास के लिए समर्पित किया है, वो स्तुत्य है, अभिनंदनीय है। आज यह भारतेंदु नाट्य अकेडमी का भावांजलि का समारोह भी आपकी और अकेडमी के हमारे चेयरमैन और सारे अधिकारियों की देन है। आपने जिस तरह का यह आयोजन किया है, मैं भारतेंदु जी पर कितने सारगर्भित और कितने 3-4 वक्तव्यों में जो कुछ कहा गया है, उन सब शब्दों से अपनी भावनाओं को मैं सन्नद्ध करता हूं। मित्रों, जिस प्रकार से कहा गया है, भाषा के बारे में कहा गया, निज भाषा उन्नत आहे। तो हमारी निज भाषा क्या है, जनभाषा क्या है, सारा सरकारी कामकाज क्या राष्ट्रभाषा में होता है क्या? हमारी हिंदी, जिस हिंदी की नींव के पत्थर बने थे भारतेंदु जी, क्या उस हिंदी को में हमारा सारा सरकारी कामकाज होता है क्या? क्या अदालतों में सरकारी कामकाज होता है क्या? तो निज भाषा की उन्नति का जो अभियान, नव जागरण का अभियान, स्वदेश जागरण का अभियान, देशभक्ति का अभियान, स्वाभिमान का अभियान, और जिस मानवीय चेतना के नव जागरण को भारतेंदु जी ने रखा, वो सारे जो पथ वो निर्माण कर गए हैं, उस पथ पर चलना है और उनके अधूरे कामों को पूरा करना है। वो तब होगा जब हम सब लोग ये कहेंगे। और निश्चित रूप से मैं भाग्यवान हूँ उत्तर प्रदेश में, और वह देवरिया की माटी जो श्रद्धेय ओंकारनाथ तिवारी जी के पुत्र के रूप में 20 जुलाई 71 को देवरिया में जन्मी, जिसने काशी को अपनी कर्मभूमि बनाया, जिसने वकालत के क्षेत्र में हिंदी में वकालत करने का जिसने कीर्तिमान बनाया, जिसने युवा सामाजिक और छात्रों के बीच में संगठन का काम किया, ऐसी विभूति को उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी जी के नेतृत्व में और हमारे संस्कृति का, पर्यटन का, धर्मार्थ का, प्रोटोकॉल का राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र कार्य दिया। पूर्व में आपने जो काम किए वो भी अच्छे काम थे, और यह जो जागरूकता का परिचय भारतेंदु जी ने दिया था, उसको और हम आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से हमें लगता है कि जो दिशा उत्तर प्रदेश सरकार की है, जो केंद्र सरकार की है, वह प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व में आदरणीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी जिस दिशा में सक्रिय हैं, निश्चित रूप से भारतेंदु जी का बताया हुआ वो पथ हम उस पर चलकर और समाज में देश स्वाभिमान की भावना, सामाजिक भावना को जो है वो बल मिलेगा। अंत में मैं एक वाक्य कहूँगा, भारतेंदु जी जो है वह एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे।
विचारधारा के रूप में देश के और समाज के नवनिर्माण में उन्होंने सक्रियतम अग्रणी भूमिका निभाई और काम करके दिखाया। उसी तरह दिखाया जैसे हमारे बाबा तुलसीदास गोस्वामी जी ने एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम किया और पूरी काशी को एक नाट्य के रंगमंच के रूप में उन्होंने बदल दिया। रामलीलाएं की आज भी होते हैं और रामलीला के मंचों के हिसाब से वहां के मोहल्लों के नाम आज भी हैं। भरत मिलाप वहां है, लंका वहां है, रामनगर की रामलीला वहां है। तो इस धारा को हम अपने स्वत्व की, स्वाभिमान की, राष्ट्रीय नवजागरण की और राष्ट्रभाषा को राजभाषा से राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करने में हम जिस दिन उस अभियान को पूरा करेंगे उस दिन सार्थक भावांजलि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रति होगी। इन्हीं विनम्र शब्दों के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, बड़ा आभारी हूं भारतीय नाट्य अकेडमी का, माननीय चेयरमैन साहब का, सारे अधिकारियों का। मैं उस विषय को इसीलिए नहीं छू रहा हूं कि मुझे अभी आदरणीय डॉक्टर सदानंद प्रसाद जी गुप्त, जो एक हिंदी के उद्भट समालोचक, समीक्षक, आलोचक और साहित्यकार हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान को गौरवशाली दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, उसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनका पाठ्य भी मिलेगा। अभी हमको आप सबके विचारों में सुनने का अवसर प्राप्त होगा। मैं विद्यार्थी हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टरों के बीच में आपने मुझे डॉक्टर बनाया। मैं संचालक तरुणराज जी से निवेदन करूंगा, कृपया मुझे डॉक्टरेट दिलाएं, उस दिशा तक हमको प्रेरित करें, फिर डॉक्टर के नाम से बुलाएं। धन्यवाद। और अब बारी है डॉक्टर सुधाकर अदीप जी की, अवकाश प्राप्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और साहित्यकार। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर पधारें और अपना ओजस्वी संबोधन प्रस्तुत करें। डॉक्टर सुधाकर अदीप। मंच पर विराजमान परमादरणीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय अध्यक्ष भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी, सभी विद्वज्जन जो मंच पर विराजमान हैं और जो इस पूरे सभागार में समुपस्थित हैं, हिंदी साहित्य और कला जगत के जो प्रेमी हैं, आप सभी देवियों और सज्जनों। असल में भाई तरुणराज जी ने क्रम उल्टा कर दिया, ये आप सभी विद्वान हैं, तो मुझे थोड़ी सी उनसे शिकायत है कि सबसे पहले जिसको आना था वो सबसे बाद में आ रहा है। मेरे लिए कुछ कहने को, जिस मंच के ऊपर आदरणीय सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, आदरणीय सदानंद गुप्त जी, जहाँ उर्मिल कुमार थपलियाल जी जैसे विद्वान उद्भट कला मंच के विशेषज्ञ और प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी, ऐसे लोग बोल चुके हों, उसके बाद हम भारतेंदु जी पे कोई दो शब्द कह पाएँ, इसकी सामर्थ्य कम से कम मुझ में तो नहीं है। लेकिन क्योंकि ये अवसर है और कुछ कहना है, इसलिए आप सबसे बात करूँगा। हम सभी जानते हैं कि आधुनिक हिंदी के संस्थापक थे वे, युग प्रवर्तक थे, सब बातें आ चुकी हैं। और जो पहले का जो समय था, जो जहाँ दरबारी कविता रीतिकालीन राज दरबारों में आश्रय प्राप्त करती रही थी, उसको उन्होंने राष्ट्रीय चेतना में और सामाजिक चेतना में अपने समय में उसको परिवर्तित किया, उसके स्वरूप का परिवर्तन किया। इसलिए वो युग प्रवर्तक रहे। कितने ही उन्होंने नाटक अनुदित भी किए, लिखे भी, शायद 17 या मुझसे ज़्यादा विद्वान लोग जानते होंगे, कुछ उनकी संख्या रही होगी। और उन नाटकों में उन्होंने अभिनय भी किया होगा, लिखा भी है और उसका निर्देशन भी किया होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो मैं एक चीज़ बस रेखांकित करूंगा, ज़्यादा बात नहीं करूंगा, चाहे वो भारत दुर्दशा हो या अंधेर नगरी हो या
दूसरे नाटक उनके ऐसे तो उन्होंने कोई विधा छोड़ी नहीं, और करीब 21 उनके काव्य ग्रंथ होंगे, तो 48 के करीब कहते हैं उन्होंने प्रबंध काव्य रचे। कितना कुछ जो है वो फुटकर साहित्य रहा होगा। तो लेकिन नाटकों के माध्यम से जो उन्होंने सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय चेतना जगाई, उसमें जब भारत दुर्दशा की बात होती है और हम उसको पढ़ते हैं, और यहाँ पे मंचित होते हुए भी अभी हम कोई एक नाटक देखेंगे, तो ये पाते हैं कि आज जिसको व्यंग की विधा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, पहले वो व्यंग कैसे कविताओं में, नाटकों में या दूसरे माध्यमों से या कहानी के माध्यम से वो धीरे 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 स्थापित हुआ। इसका बहुत बड़ा श्रेय अगर देखा जाए तो भारतेंदु जी के नाटकों को जाता है, और गंभीर से गंभीर बातों को, विषयों को बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में कह देना, प्रहार करने के बजाय गुदगुदा देना, चुटकी काट लेना, जो कि व्यंग का एक स्वरूप होता है, वो आपको उनके नाटकों में मिलता है। और जब वो भारत दुर्दशा की बात करते हैं तो वो केवल बहुत ही साहस के साथ अंग्रेजों पे ही उंगली नहीं उठाते हैं, उसमें तमाम पंक्तियां हैं। देख के कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या उस समय ऐसे भी नाटक या ऐसा भी साहित्य सृजन किया जा सकता था। बैन कैसे नहीं हो गया? हो सकता है कि बैन हुआ हो, मुझे इसकी जानकारी ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी को और दूसरे विद्वज्जन को भले ही बहुत सारी चीज़ें मालूम होंगी, लेकिन आप देखिए कि अंग्रेज़ों पे तो उंगली उठाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर हम कैसे पौराणिक काल से लेकर और आधुनिक काल तक आते आते कैसे कैसे हमारा चारित्रिक पतन हुआ है, साहित्य में कैसे क्षेपकों ने घुसपैठ करके कैसे कैसे जो है हमको विभाजित किया है, कैसे कैसे हमारे अंदर जो एक बहुत ही संस्कार हमारे कुछ संस्कारों में बदले हैं, चाहे वो साहित्य के माध्यम से, समाज के माध्यम से किस रूप से आए हैं, वो सब एक एक चीज को वो रेखांकित करते हैं उसमें। चाहे वो जाति प्रथा हो, अस्पृश्यता हो, विधवाओं की दुर्दशा हो, स्त्री का वो हो, बहुत सारी चीजें अभी आपके सामने आई। तो सबको कहते हैं, एक जगह वो यहाँ तक कहते हैं कि उसमें जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने कभी पढ़ा होगा कि साहब ये देखिए हमने क्या, और वो व्यंग में कहते हैं, मतलब उसमें जो पात्र हैं वो एक तरह से दुर्गुणों की खान है या वो दुर्गुणों के अधिष्ठाता है, तो वो बताते हैं कि हमने कैसे कैसे चोट पहुंचाई है इस पूरे समाज को और देश को, और उसको हमने ऐसे किया, हमने ऐसे किया, हमने ऐसे किया, इस ढंग से उस शैली में कहते हैं। बात सही है कि जहाँ पंक्तियाँ काव्य की आती हैं तो ब्रज भाषा में होती हैं, और जहाँ सीधे सीधे उसमें संवाद होते हैं तो बिल्कुल खड़ी बोली में होते हैं। और खड़ी बोली बिल्कुल शुद्ध भारतीय बोली, यानी ऐसी नहीं कि ना तो वो संस्कृत निष्ठ है और ना ही वो एकदम उर्दू फारसी से संयुक्त है, बिल्कुल आम फहम की जो बोली उन्होंने प्रतिष्ठित की, जैसी अभी बात चर्चा हो रही थी। तो वो हमने स्वयं अपने आप को कैसे चौपट किया है, मतलब अब वो अंधेर नगरी में आप चले जाइए तो चौपट राजा है, तो चौपट राजा है तो प्रजा में भी कहीं ना कहीं उसका स्वरूप दिखाई देता है। हम लोग हमेशा सिस्टम में, व्यवस्था में हम कोसते हैं जो भी उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि धीरे 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 हम भी चाहे किसी भी पायदान पे खड़े हैं, हमारे भी नैतिक मूल्यों का क्षरण बराबर हो रहा है। अब चाहे उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कितनी बड़ी चेन है, तो जो साहित्यकार होता है उसका यही एक उद्देश्य होता है मूल, कि वो सचेत करता चलता है जो युगीन परिस्थितियां हैं, और अपने अतीत को भी वो दिखाता है, और भविष्य के बारे में वो एक शुभाशंसा रखते हुए वो बात इस ढंग से कहता है कि आम लोग, जो आम जन हैं वो सुधरें, और उनके जो विशिष्ट जन हैं उन्हें भी शर्मिंदगी का एहसास हो, और धीरे धीरे यह समाज बदले। मैं भावांजलि
देता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ। आज के ही दिन उनका 1850 में जन्म हुआ था, यानी जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ उससे 7 वर्ष पहले उन्होंने जन्म लिया था। और 1885 में जनवरी के महीने में 34 वर्ष और 4 माह की अल्प आयु में इतना बड़ा काम वो करके गए हैं कि जितने लोग 100 वर्ष की भी आयु पाने के बाद नहीं कर सकते, वो चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, हम सब उनके पद चिन्हों पे चल सके थोड़ी दूर तक भी, तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सुधाकर अदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अंत में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा परम आदरणीय डॉक्टर सदानंद गुप्त जी को, कृपया वो पर यहाँ पर पधारें। वरिष्ठ साहित्यकार, अध्यक्ष हिंदी संस्थान, कृपया यहाँ पर अपना गौरवमयी भाषण प्रस्तुत करने का कष्ट करें। धन्यवाद। भारतेंदु जी की जयंती के अवसर पर आयोजित आज के इस भावांजलि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के संस्कृति राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, भारतेंदु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष आदरणीय रविशंकर खरे जी, आदरणीय स्वरूपसा दीक्षित जी, आदरणीय सुधाकर अदीप जी, डॉक्टर राममोहन पाठक जी, पद्मकांत जी, भारतेंदु जी के की बिंदु परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय चौधरी साहब तथा मित्रों, यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैं भारतेंदु जी की जयंती के अवसर पर आपके संस्थान में उपस्थित हूँ। उपस्थित होने का जिन्होंने निमंत्रण दिया है उन अध्यक्ष जी के प्रति मैं ऋणी हूँ। ये संयोग है कि आज ही के दिन हम और आदरणीय दीक्षित जी साथ साथ लखनऊ विश्वविद्यालय में भी भारतेंदु जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में सम्मिलित थे। उसमें हिंदी संस्थान भी सहभागी था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रदेय पर, उनके पत्रकारिता व्यक्तित्व पर, उनके निबंधकार व्यक्तित्व पर, नाटककार व्यक्तित्व पर उनकी क्या देन रही है, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में उस पर चर्चा कुछ हुई है। मित्रों, मैं बहुत कुछ यहाँ नहीं कहा, पर जो मुझे लगता है कि 2-3 बातों पर जिसकी ओर आदरणीय दीक्षित जी ने भी संकेत किया है, जो भारतेंदु का मोटो वाक्य शायद कवि वचन सुधा का, इसकी चर्चा प्रातः काल भी हुई है लखनऊ विश्वविद्यालय में, और शायद सत्य हरिश्चंद्र नाटक का वो भरत वाक्य भी बना बाद में। खलगनन सो सज्जन दुखी मत होई हरिपद रति रहे, उपधर्म छूटे सत्य निज भारत गहे, कर दुख बहे, बुध तजहि मत्सर नारी नरसम हो ही सब जग सुख लहे, तजग्राम कविता सुख विजन की अमृत वाणी सब कहे। ये मुझे लगता है कि सारा भारतेंदु की साहित्य का बीज इसमें निहित है। अब 2 बातों की ओर मेरा ध्यान चला जाता है। तो सबसे बड़ा मंत्र है भारतेंदु का कि स्वत्व निज भारत गहे। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल में कभी तुलसीदास ने भले भारत भूमि भले कुल जन्म समाज शरीर भलो लहिकय की बात कह करके भारतीयता को रेखांकित किया था और भारत भूमि के महत्व को प्रतिपादित किया था। पर आधुनिक काल में ठीक प्रकार से स्वत्व का स्वप्न देखने वाले पहले व्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र।
कि भारत अपना स्वत्व प्राप्त करे, और स्वत्व किस रूप में प्राप्त करे, केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की दृष्टि से नहीं, सांस्कृतिक स्वतंत्रता की दृष्टि से। हम सब उस समय के दौर को याद करें और उसके पहले के दौर को याद करें तो हमारी संस्कृति पर बहुत आक्रमण हुए थे, मुगल काल में भी, उसके पहले भी और अंग्रेजों के समय में भी। भारतेंदु ने इनको देखा था, इसका दर्द महसूस किया था, तो उस दर्द को महसूस कर उससे छुटकारा पाने की छटपटाहट भारतेंदु के मन में थी। उसी के उद्गार उनके मुँह से स्वतः निज भारत गहे के माध्यम से व्यक्त हुए। तो ये बात है। तो स्वत्व को जिसके बाद में जिसकी चिंता मैथिली संगुप्त ने भारत भारती में व्यक्त की, या जिसकी चिंता बाद में रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में हमको दिखाई देती है, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने स्वरूप की स्वतंत्र सत्ता की अवधारणा की बात कही थी। तो इस स्वत्व यानी हमारी अपनी भाषा हो, जिसका एक वाक्य में अगर आप कहें तो भारतेंदु का एक ही वाक्य है, परदेसी वस्तु परदेसी भाषा का भरोसा मत करो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। अपनी भाषा में यानी परदेसी वस्तु यानी भारतेंदु उत्तर भारत में स्वदेशी आंदोलन के पहले जन्मदाता है। महात्मा गांधी का आंदोलन तो बाद में शुरू हुआ। ये कहा जाता है कि 1905 से स्वदेशी आंदोलन का शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, पर उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत में भारतेंदु ही स्वदेशी आंदोलन के पहले जन्मदाता है। भारतेंदु ने जो तदीय समाज की स्थापना की थी, उसमें सबसे एक प्रतिज्ञा पत्र लिखवाते थे। वह प्रतिज्ञा पत्र होता था कि अब से हम विदेशी वस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे। थोड़े उदार थे, तो उन्होंने कहा कि आज के दिन तक, आज की मिति शब्द का प्रयोग भारतेंदु ने कहा कि हमारे पास जो विदेशी कपड़ा है उसको पहनेंगे, पर आगे से हम विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे। और सब इस पर हस्ताक्षर हुए। जो तदीय समाज का स्वरूप था, जिसकी चर्चा आदरणीय दीक्षित जी ने भी की थी, तो भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के पहले जन्मदाता हैं। भारतेंदु नव जागरण की चेतना का प्रसार करने वाले पहले व्यक्ति विधिवत अपने नाटकों के माध्यम से, अपने निबंधों के माध्यम से, अपने पहेलियों और मुकरियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से बात की। ज़्यादातर उनकी प्रतिभा निबंध और नाटक के क्षेत्र में दिखाई देती है। उनके बड़े महत्वपूर्ण निबंध हैं, जिसमें उन्होंने न केवल जो सबसे महत्वपूर्ण निबंध है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, जिसमें वह स्वदेशी का अलख जगाते हुए प्रतीत होते हैं, वह बलिदानी चेतना का प्रसार करते हुए प्रतीत होते हैं। उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है, जिसकी चर्चा सुबह भी मैंने की थी, यहाँ भी आपके सामने वह वाक्य रख देना चाहता हूँ। भारतेंदु की कितनी छटपटाहट थी अपने स्वत्व को लेकर के। उन्होंने लिखा है कि तुम अपने बुराइयों के मूल खोजो, जहाँ जहाँ किसी प्रवृत्ति की चाल में हो, और उसको उखाड़ कर फेंको। कैसे फेंको? जैसे तुम्हारे घर में कोई व्यभिचार करने वाला व्यक्ति आए और उसको सब प्रकार से उसका प्रतिकार करोगे, वैसे ही प्रतिकार करो। फिर आगे वो लिखते हैं, जब तक 100-200 मनुष्य, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है मित्रों, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम नहीं होंगे, जाति बाहर नहीं किए जाएंगे, कैद दरिद्र नहीं होंगे, कैद नहीं किए जाएंगे, परंतु जान से मारे नहीं जाएंगे, तब तक कोई देश न सुधरेगा। आपकी इस्लाम। फिर दूसरी बात, भारतेंदु हरिश्चंद्र समग्र समाज को एकत्र करना चाहते थे। उस समय भी हिंदू और गैर हिंदू का विवाद चला था, हिंदू मुस्लिम का विवाद चला था। एक मैग्रेगर हैं आलोचक, उन्होंने भारतेंदु के निबंध में जो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु ने एक वाक्य लिखा है उसमें कि जब घर में आग लगी हो तो देवरानी जेठानी का दाह छोड़कर घर की आग बुझाने का प्रयत्न करना चाहिए। कितने बदमाश होते हैं कुछ लोग। मैग्रेगर ने कहा कि भारतेंदु ने, देखिए, मुसलमानों को देवरानी कहा है और हिंदुओं को जेठानी कहा है। अब आप देखिए ये भेद करने का भाव, ये तो एक सामान्य आम जन का मुहावरा है। एक मुहावरे में बात हम करते हैं, तो भारतेंदु ने वो बात मुहावरे में कही थी, वहाँ हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं था।
भारतेंदु ने कहा इस महामंत्र का जाप कराओ ठीक 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 जो इस देश में रहता है। ठीक है ठीक है उन्होंने कहा जैन, मराठा, ठीक है क्रिस्तान, ब्रह्मो सबका एक का हाथ एक पकड़ो, तब ऐश्वर्य रूपी हाथी दिग दिगंत भागने से रुकेगा। वैष्णवता और भारतवर्ष का बड़ा महत्वपूर्ण निबंध है। वैष्णवता में अपने आप को रेडिकल वैष्णव कहते थे, उदार वैष्णवता की उदार परिभाषा की थी। भारतेंदु का एक और था कि अपनी जो सामाजिक कुरीतियां थी उन पर तीव्रता के साथ प्रहार किया उन्होंने। वह स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन निबंध में आपको दिखाई देगा। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन एक फैंटेसी है जिसमें स्वर्ग में एक विचार सभा चल रही है, जिसमें उस समय केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती का सुधारवादी आंदोलन चल रहा था। बहुत लोग जो रूढ़िवादी थे वो उनसे असहमत थे, पर भारतेंदु ने उनका पक्ष लिया। तो वो एक कल्पना है कि लोग स्वर्ग में मृत्यु के बाद जाते हैं तो एक स्वर्ग में झगड़ा हो जाता है कि इनको स्वर्ग में भेजा जाए कि नरक में, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म का सत्यानाश किया है। तो भारतेंदु तो सब ईश्वर के पास चले जाते हैं। तो ईश्वर एक सिलेक्ट कमेटी बना देते हैं, जो सरकार एक कमेटी बना देती है किसी मामले को सुलझाने के लिए। जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है मित्रों, वो भारतेंदु की अपनी रिपोर्ट है। उन्होंने वो भारतेंदु खिलंदड़ी अंदाज के भी थे। कहा सिलेक्टिव कमेटी की रिपोर्ट के बाद भगवान ने क्या किया, यह तो तब जब मैं वहां जाऊंगा और वहां से लौट के आऊंगा तब आपको बताऊंगा, नहीं तो कुछ दिन बाद आपको पता चल जाएगा। तो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है वो बड़ी मार्मिक है। विधवा गर्भ गिरावे पंडित जी या बाबू साहब सह लेंगे, बरंच चुपचाप उपाय करा देंगे, पर विधवा का विवाह न हो, फूटी सहेंगे आंजी नहीं सहेंगे। यानी आंख फूट जाए ये बर्दाश्त कर लेंगे, और आंख में आंजल लग जाए, काजल लग जाए, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सत्यानाशी संस्कार को उन्होंने दूर किया अनिल दयानंद सरस्वती ने आदि सुधार समाज सुधार को। तो भारतेंदु की दृष्टि बड़ी साफ थी। जिस सरयू पार की यात्रा की चर्चा आदरणीय सुप्रसाद दीक्षित जी ने की है, उसमें बड़ा बहुत ही भारतेंदु की दृष्टि, भारतेंदु यात्रा की थी, पर भारतेंदु की यात्रा शौकीनों की यात्रा नहीं थी। उनकी आंखें खुली हुई थी, वो समाज के हर पक्ष का ठीक प्रकार से निरीक्षण कर रहे थे कि कहाँ किस रूप में बुराई छिपी है। जैसे वो बस्ती की यात्रा करते हैं तो शब्द क्रीड़ा भी ध्यान में देने लायक है। भारतेंदु की शब्द क्रीड़ा भी महत्वपूर्ण है। बस्ती की यात्रा करते हैं तो कहते हैं वाह ही बस्ती, झक वारने को बस्ती है। बस्ती इसको कहेंगे तो उजाड़ किसको कहेंगे? अभी बस्ती जहाँ लोग बसते हो तो उजाड़ जहाँ नहीं बसते हो। तो शब्द क्रीड़ा और विनोद का चमत्कार। मेहंदावल की यात्रा, जो हरिद्वार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, जो पराधीनता का दर्द था, जो रेल की यात्रा उन्होंने की, तो उसमें जब उनको फर्स्ट क्लास डिब्बे में नहीं बैठने दिया गया तो कहते हैं कि इसमें जो खिड़की लगी है शीशा में धोखे का टट्टी है, ये यानी आड़ है। अब तो गोरी गोरी मेम की कोख से जन्म ले तब सौभाग्य तब सुख नसीब होगा। तो इस तरह की बातें दर्द भी व्यक्त करते हैं और हमारे भीतर जो प्रीतियां हैं वो है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रदेय है हिंदी भाषा को लेकर के। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा के विकास के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया और उनको इस बात का दुख था, डर था कि हिंदी भाषा के भारतवासी उसको महत्व नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कवि बच्चन सुधा के संपादकीय में लिखा था कि यह तो समझ अंग्रेज हिंदी भाषा को महत्व नहीं, यह बात समझ में आती है कि वो इसके महत्व को नहीं जानते, हिंदुस्तान को नहीं जानते, पर हिंदुस्तान के निवासी हिंदी भाषा को महत्व नहीं देते हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। भारतेंदु ने उसे रेखांकित किया था। भारतेंदु ने उस समय भाषा का द्वंद्व चल रहा था उर्दू हिंदी को लेकर के। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो कल्पक थे, ये मेरे सर सैयद अहमद खान, तो वो उर्दू के समर्थक थे। तो 1882 में एक एजुकेशन कमीशन बैठा था
उस एजुकेशन कमीशन में भारतेंदु उपस्थित नहीं हो सके थे। वहाँ उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया था जो अंग्रेजी में है। तो उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया था कि सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि उर्दू है सभ्य लोगों की भाषा और हिंदी गंवारू लोगों की भाषा है। यह उन्होंने अपने प्रतिवेदन में कहा था। उसका प्रतिवाद भारतेंदु ने किया था। उन्होंने कहा था कि ये कहना बहुत गलत है और उसमें भारतेंदु ने एक शब्द का प्रयोग किया। इस आधार पर सर सैयद अहमद खान पूरे हिंदू समाज को अपमानित कर रहे हैं, उसको हीन बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था वल्गर भाषा है। भारतेंदु ने इसका विरोध किया था। वो उस समय भारतेंदु बीमार थे, जा नहीं पाए थे। तो स्वदेशी आंदोलन भारतेंदु ने जिस हिंदी का स्वरूप खड़ा किया, आज अभी थपलियाल जी जिसकी चर्चा कर रहे थे बोलियों की, आज भी एक संकट है भाषा को लेकर के जबरदस्त, उस पर भी हमें सोचना है। भारतेंदु जनपक्षधर थे। उन्होंने हजारा प्रसाद द्विवेदी ने उनका मूल्यांकन करते हुए लिखा है, बहुत अच्छी बात कही है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दो काम बड़े महत्वपूर्ण किए। एक तो उन्होंने रीतकालीन पंख से साहित्य को निकाला और भक्ति की मंदाकिनी में स्नान कराया। दूसरा, जो रीतकालीन दरबार में कविता पढ़ी हुई थी उसको जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण काम था उनका। यह काम हिंदी भाषा के माध्यम से किया। एक हिंदी भाषा पूरा लंबा निबंध उन्होंने लिखा है जिसमें हिंदी के 12 प्रकार बताए हैं, पर जो तीसरे नंबर की हिंदी जिसमें वो भारतेंदु हरिश्चंद्र तद्भवता के समर्थक थे, तो तद्भव भाषा का पक्ष लिया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और हिंदी भाषा आज बाद में हम देखते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी जनपदी शब्दावली का पक्ष लिया था भाषा के संदर्भ में। आज हमारे सामने दोहरा संकट है। एक संकट है भाषा, हिंदी भाषा को अंग्रेजी का सामना करना है, अंग्रेजी की चुनौती उसके सामने है। दूसरा बड़ा संकट ये है, षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है कि हमारी बोलियों को हिंदी भाषा से अलग किया जा रहा है। यह सोचने का विषय है कि क्या बोलियों के बिना हिंदी का कोई अस्तित्व बचेगा, या बोलियां हिंदी से अलग हो जाएंगी तो बोलियों का अस्तित्व बचेगा क्या? ये बड़ा है। आज भोजपुरी अलग होना चाहती है, 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए लालायित है। कल को अवधी क्यों नहीं होगी? क्योंकि अवधी का साहित्य भोजपुरी से ज़्यादा समृद्ध और ब्रज भाषा का। मध्यकाल की 2 प्रमुख भाषाएं थीं जिन्होंने ब्रज भाषा और अवधी दोनों ने भाषा का दर्जा प्राप्त किया था। थपलियाल जी जिसकी ओर बात कर रहे थे, पर वो आज मैथिली 8वीं अनुसूची में शामिल होगा। 8वीं अनुसूची में शामिल होने का मतलब है हिंदी भाषा का एक जनसंख्या कम हो जाना। आज भोजपुरी अगर हिंदी भाषा से निकल जाती है तो हिंदी की संख्या उतनी कम हो जाएगी। कल को अवधी निकलने के तैयार होगी। छत्तीसगढ़ी बेचैन है अलग होने के लिए। तो यह एक षड्यंत्र हिंदी भाषा और बोलियों के साथ भी है। आपस में लड़ा दो और अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहे। तो इस चुनौती से भी आज के दिन भारतेंदु ने जो निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल के साथ जो मंत्र दिया था, आज उसको याद करने की जरूरत है और उस दिशा में सन्नद्ध होने की भी जरूरत है। बड़ी चर्चा हुई कि भारतेंदु नीलकंठ तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि छोटा जीवन कितना लंबा हो सकता है। इसके उदाहरण शंकराचार्य हैं, विवेकानंद हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र भी हैं। हम लोग शंकराचार्य के बारे में एक श्लोक सुना करते हैं, अष्टवर्षे चतुर्वेदो द्वादशे सर्वशास्त्रविद षोडशे कृतवान भाष्यम द्वादशे मुनिरप्यगा। यानी 8 साल में सारे अष्टवर्षे चतुर्वेद, 8 वर्ष में चारों वेदों का अध्ययन किया, द्वादशे यानी 12 वर्ष में सभी शास्त्रों का अध्ययन किया और 16 वर्ष की अवस्था में सबका भाष्य किया और 32 वर्ष की अवस्था में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी मैं समझता हूँ 34 वर्ष 27 महीना 3 दिन, यानी पूरे 34 वर्ष 4 महीना नहीं, इतनी कम आयु में उम्र में इतनी विपुल साहित्य की रचना करती वो युगावतार हैं। पर आज हम उनसे प्रेरणा लेकर के उस दिशा में अपना योगदान भी कुछ कर सकते हैं, तभी भारतेंदु जयंती मनाने
ही सार्थकता होगी। हम अपने को चरितार्थ करें। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सदानंद गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रसिद्ध साहित्य मनीषी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु जी के लिए कहा था कि भारतेंदु अपने सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, तो दूसरी ओर बंगदेश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। अब आखिर में मैं रमेश चंद्र गुप्ता जी को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा कि कृपया अपना धन्यवाद उद्बोधन प्रस्तुत करें। रमेश चंद्र गुप्ता। मैं माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष भारतीय नाटक अकादमी, माननीय अध्यक्ष हिंदी संस्थान तथा अन्य उपस्थित विद्वजनों, पत्रकारों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपना व्यस्त समय से कुछ समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इसके साथ ही अपने स्टाफ का आभारी हूँ। इस आयोजन को सफल बनाने में उनका विशेष योगदान है। धन्यवाद। इसके ठीक लगभग आधा घंटा बाद हमारे यहाँ भारतेंदु जी द्वारा रचित प्रस्तुति अंधेर नगरी का मंचन होगा, जिसके निर्देशक हैं श्रीमती चित्रा मोहन। आप सभी से निवेदन है कि आप सब उपस्थित हों।